Mosby and Click series Child Health Nursing. Question number 36. An infant is receiving parenteral therapy. The IV orders are 400 ml of D5W 0.45% sodium chloride to run over 8 hours. At what rate should the nurse maintain the hourly rate? Record your answer using a whole number. So एक इन्फेंट को पेरेंट्रल थेरेपी चली हुई है, IV ऑर्डर्स D5W सोडियम क्लोराइड दिया है कितना 400 ml, 5% DNS दिया है 400 ml टू बी रन ओवर 8 आवर्स के अंदर. सो वहाँ पे नर्स पर आवरली कितना रेट ऑफ फ्लो मेंटेन करेगी? तो रेट ऑफ फ्लो का हमारा फॉर्मूला रहेगा गिवन फ्लूइड टू बी इन्फ्यूज्ड डिवाइडेड बाय टाइम इन विच फ्लूइड टू बी इन्फ्यूज्ड. गिवन वॉल्यूम कितना है हमारा 400 ml इन 8 hours, दैट इज 50 ml पर आवर. तो आवरली नर्स कितना फ्लूइड देगी इन्फेंट को 50 ml. सो आंसर विल बी 50 ml. Moving on to the next question number 37. An infant who has had diarrhea for 3 days is admitted in a lethargic state and is breathing rapidly. The parent states that the baby has been ingesting formula, although not as much as usual, and cannot understand the sudden change. What explanation should the nurse give the parents? कि एक इन्फेंट है जिसको डायरिया है फॉर 3 days, 3 दिन तक डायरिया देखने को मिला, एडमिट हुआ लेथार्जिक स्टेट में और ब्रीदिंग है हैवी, रैपिडली ब्रीदिंग है. तो पेरेंट बताता है कि उसका बेबी फॉर्मूला इंजेस्ट कर रहा है कुछ टाइम से, लेकिन नॉर्मली जितना करता है उतना नहीं कर रहा, नॉट एज मच एज यूजुअल, एंड दोज पेरेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस सडन चेंजेस. जो ये सडन चेंजेस हुए हैं डायरिया के बाद 3 days के बाद, उनको वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, समझ नहीं कर पा रहे. तो नर्स इस चीज़ का क्या बेस्ट एक्सप्लेनेशन देगी पेरेंट्स को? ऑप्शन फर्स्ट इज सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म इज अनस्टेबल इन यंग चाइल्ड. ऑप्शन सेकंड, द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर इन द बॉडी इज लेस देन इन अडल्ट्स. ऑप्शन थर्ड, रीनल फंक्शन इज इमेच्योर इन चिल्ड्रन until they reach school age. Option fourth, the extracellular fluid requirement per unit of body weight is greater than in adults. So option फर्स्ट में कह रहा है कि सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म अनस्टेबल होगी यंग चिल्ड्रंस में, जबकि ऐसा नहीं है. इसका जस्ट अपोजिट देखने को मिलता है. जो सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म है, सेल्स के अंदर जो मेटाबॉलिज्म देखने को मिलती है, एनर्जी प्रोडक्शन जो देखने को मिलती है, एटीपी प्रोडक्शन, वो स्टेबल होती है यंग चिल्ड्रंस में. सो ऑप्शन फर्स्ट इज इनकरेक्ट. ऑप्शन सेकंड इज द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर इन द बॉडी इज लेस देन इन अडल्ट्स, कि बच्चे में वाटर का प्रोपोर्शन कम होता है अडल्ट्स के मुकाबले. बिल्कुल गलत है. बच्चे के अंदर वाटर का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है. जैसे जैसे एज ग्रुप बढ़ता है, अडल्ट एज में जाते हैं, वाटर का प्रोपोर्शन कम होने लगता है. बच्चे के अंदर, इन्फेंट के अंदर 75% ऑफ बॉडी वेट हमारा वाटर का प्रोपोर्शन देखने को मिलता है. अडल्ट्स में वो घट के कितना आ जाता है? अप टू 60%. नेक्स्ट ऑप्शन थर्ड इज रीनल फंक्शन इज इमेच्योर इन चिल्ड्रन अंटिल दे रीच स्कूल एज. ऑप्शन थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट. इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि रीनल फंक्शंस मैच्योर हो जाते हैं बच्चे के एट दी 2 years ऑफ लाइफ. जब बच्चा 2 साल का होता है तब बच्चे के रीनल फंक्शंस मैच्योर होने लग जाते हैं. लेकिन ऑप्शन में कहा है कि रीनल फंक्शन इमेच्योर रहेंगे कब तक? जब तक बच्चा स्कूल एज तक का नहीं हो जाता. और स्कूल एज आती है हमारी फ्रॉम 6 years टू टिल 12 years तक. लेकिन बच्चे के रीनल फंक्शंस 2 years के बाद ही मैच्योर हो जाते हैं. तो ऑप्शन थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ऑप्शन फोर्थ इज द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड रिक्वायरमेंट पर यूनिट ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन इन अडल्ट्स, कि बच्चे में ECF फ्लूइड रिक्वायरमेंट, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड रिक्वायरमेंट पर यूनिट बॉडी के ज़्यादा होती है अडल्ट्स के मुकाबले. सो ऑप्शन फोर्थ इज अवर
करेक्ट आंसर कि बच्चे के अंदर ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रिक्वायरमेंट हमेशा ज़्यादा देखने को मिलती है, अडल्ट्स में कम देखने को मिलती है। तो बच्चे में ECF फ्लूइड रिक्वायरमेंट होती है अप टू 45% एट बर्थ, और अडल्ट्स में जो हमें देखने को मिलती है वो होती है 20% ECF ऑफ द टोटल बॉडी वेट। सो ऑप्शन 4 इज अवर करेक्ट आंसर। Moving on to the next question number 38. When explaining the occurrence of febrile seizures to a parent class, what information should the nurse include? कि नर्स फेब्राइल सीजर्स के बारे में एक पेरेंट क्लास को पढ़ा रही है, समझा रही है, एक्सप्लेन कर रही है, उस टाइम पर नर्स क्या इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करेगी फेब्राइल सीजर्स से रिलेटेड। तो मीन्स ऑप्शन में से हमें फेब्राइल सीजर से रिलेटेड करेक्ट इन्फॉर्मेशन को सेलेक्ट करना होगा। ऑप्शन फर्स्ट इज दे मे अकर इन माइनर इलनेस। ऑप्शन सेकंड द कोज इज यूजुअली रेडिली आइडेंटिफाइड। Option third, they usually do not occur during the toddler years. And option fourth, the frequency of occurrence is greater in females than in males. So first, सबसे पहले देखते हैं भाई फेब्राइल सीजर्स क्या होते हैं। फेब्राइल सीजर्स ऐसे सीजर्स हैं, फिट्स कन्वल्जन्स देखने को मिलते हैं हमें कोज्ड बाय द फीवर। जो बच्चे में फीवर से रिलेटेड जितने भी फिट्स और कन्वल्जन्स देखने को मिलते हैं वो उनको हम फेब्राइल सीजर्स बोलते हैं। तो फेब्राइल सीजर्स मोस्टली किस एज ग्रुप में देखने को मिलते हैं? हमारे 5 मंथ्स टू 5 ईयर्स तक मोस्टली देखने को मिलते हैं, 5 महीने के बच्चे से लेके 5 से 6 साल तक के बच्चे में। सो ऑप्शन थर्ड हमारा गलत हो जाता है यहाँ, यूजुअली डू नॉट ऑकर ड्यूरिंग टोडलर ईयर्स, कि टोडलर ईयर्स इंक्लूडेड होता है हमारा फेब्राइल सीजर्स में। ऑप्शन फोर्थ है फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस इज ग्रेटर इन फीमेल्स देन इन मेल्स, इसका जस्ट अपोजिट होता है। फेब्राइल सीजर्स मेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, बॉयज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है। कितना ज़्यादा? ट्वाइस होता है फीमेल्स का, बॉयज़ में 2 टाइम्स देखने को मिलता है हमारा फेब्राइल सीजर्स। ऑप्शन फोर्थ इज ऑल्सो इनकरेक्ट। द कोज इज रेडली आइडेंटिफाइड। फेब्राइल सीजर्स फीवर से होते हैं जिसका फिट्स कन्वल्जन्स का स्पेसिफिक कोज हमें इतना रेडली आइडेंटिफाइड नहीं होता। सो लास्ट इज ऑप्शन फर्स्ट, दे में अकर इन माइनर इलनेसेस। फेब्राइल सीजर्स हमेशा माइनर इलनेस से रिलेटेड होते हैं, कभी भी किसी स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं होते, किसी मेजर न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ या न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से रिलेटेड नहीं होते। सिर्फ फीवर की वजह से जो फिट्स कन्वल्जन्स अराइज होते हैं उन्हें हम फेब्राइल सीजर्स बोलते हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट इज अवर करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39. A parent tells the nurse in the emergency department, my 3-year-old has had fever for several days and has been vomiting. After instituting ordered measure to reduce the fever, what nursing action is most important? Option first, preventing shivering. Option second, restricting oral fluids. Option third, measuring output hourly. And option fourth, taking vital signs hourly. तो एक पेरेंट नर्स को बताते हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आकर कि हमारा 3 साल का बच्चा, उसको फीवर है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज है, हाई है, फॉर सेवरल डेज, सेवरल दिनों से, एंड हैज़ बीन वोमिटिंग, और साथ में वोमिटिंग भी कर रहा है। आफ्टर इंस्टीट्यूटिंग ऑर्डर्ड मेजर टू रिड्यूस द फीवर, नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? फीवर को रिड्यूस करने के लिए सभी मेजर्स को देखने के बाद नर्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्शन क्या होगा? सो ऑप्शन है हमारे, फर्स्ट प्रिवेंट शिवरिंग, सेकंड रेस्ट्रिक्टिंग ओरल फ्लूइड्स, थर्ड मेजरिंग आउटपुट आवरली, एंड फोर्थ टेकिंग वाइटल साइंस आवरली। अब बच्चे को फीवर है, काफ़ी दिनों से फीवर है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो उसको ओरल फ्लूइड्स तो रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि साथ में बताया गया है बच्चे को वोमिटिंग भी है। वोमिटिंग है तो मतलब उसके अंदर डिहाइड्रेशन की कंडीशन देखने को मिलेगी, तो ओरल फ्लूइड को बिल्कुल भी रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, ओरल फ्लूइड ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे। मीजरिंग आउटपुट आवरली, आउटपुट यूरिन आउटपुट को मेज़र करना चाहिए, आवरली बिल्कुल करेक्ट है। टेकिंग वाइटल साइंस आवरली, वाइटल साइंस भी लेने चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर प्रायोरिटी आंसर नहीं है। हमारा मोस्ट प्रायोरिटी आंसर क्या है? प्रिवेंट फ्रॉम
शिवरिंग। हम बच्चे को शिवरिंग से प्रिवेंट करेंगे। बच्चा शिवरिंग करेगा ज़्यादा तो उसका मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ होगा। मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ होगा तो बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी। ऑक्सीजन डिमांड बढ़ी हुई देखने को मिलेगी तो बच्चे का टेम्परेचर और ज़्यादा राइज करेगा। इसलिए फीवर की कंडीशन है तो हम बच्चे की शिवरिंग से प्रिवेंट करेंगे। ये नर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन होगा। सो अवर प्रायोरिटी आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, प्रिवेंट फ्रॉम शिवरिंग। Moving on to the next question, number 40. The nurse observes that a 3-year-old child in a crib has clamped jaw and is having a tonic-clonic seizure. What is the priority nursing intervention responsibility at this time? Option first, apply restraint. Option second, administer oxygen. Option third, protect the child from self-injury. And option fourth is insert a plastic airway in the child's mouth. तो नर्स ने ऑब्जर्व किया एक 3-year-old चाइल्ड है, क्रिब में प्रेजेंट है, उसको क्लैम्प्ड जॉ की कंडीशन देखने को मिली और साथ ही ऑब्जर्व किया कि उसको टोनिक क्लोनिक सीजर्स आ रहे हैं। तो नर्स का प्रायोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा, नर्सिंग प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या रहेगा? तो अगर किसी भी बच्चे को सीजर्स आ रहे हैं, बच्चे को या फिर अडल्ट को, किसी भी पर्सन को अगर सीजर्स आ रहे हैं तो हमारा सबसे प्रायोरिटी इंटरवेंशन होता है उसके लिए टू प्रिवेंट फ्रॉम द इंजरी टू सेल्फ, कि जिस पर्सन को सीजर आ रहे हैं उसको हम इंजरी से प्रिवेंट कराएंगे। देन सेकंड प्रायोरिटी ट्रीटमेंट होता है हमारा कि उस पर्सन का एयरवे को मेंटेन करके रखना है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा स्टिल वही रहेगा कि खुद की इंजरी से प्रिवेंट कराना है। सो ऑप्शन फर्स्ट है अप्लाई रिस्ट्रेंट, सेकंड है एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, थर्ड है प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम सेल्फ इंजरी एंड फोर्थ इंसर्ट अ प्लास्टिक एयरवे इन द चाइल्ड्स माउथ। सो ऑप्शन थर्ड इज अवर करेक्ट आंसर कि बच्चे को सेल्फ इंजरी से प्रिवेंट कराएंगे कि सीजर्स में बच्चा खुद को इंजर्ड ना कर ले।